नमस्कार, मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात अविश्वास प्रस्ताव की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन के भीतर सवालों के साथ सियासी तकरार भी खूब देखने को मिली। फर्जी ग्राम सभा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योगों की स्थापना का सवाल उठाया। मंत्री ओपी चौधरी के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं सेवाग्राम प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। हालांकि बाद में अजय चंद्राकर ने अपने शब्दों के लिए सदन में खेद जताया, जिस पर भूपेश बघेल ने उन्हें धन्यवाद कहा। सदन में मछुआ नीति और खाद आवंटन का मुद्दा भी गरमाया। नेता प्रतिपक्ष ने वन क्षेत्र के तालाबों पर आदिवासियों से टैक्स लेने के प्रावधान पर भी सवाल उठाया। तो वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नीति में बदलाव का भरोसा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद मल्हार की ऐतिहासिक बालार्जुन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर हुआ। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान और मंत्री के जवाब में भाषा को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष के आरोपों के बाद संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जिम्मेदार अधिकारियों पर जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यानी सवालों के साथ सियासत भी खूब गरमाई है। अब सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? क्या खाद आवंटन जैसे मुद्दे सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। नए राजधानी में नवा रायपुर में इसकी घोषणा की गई और उसी के तहत वो निर्माण हो रहा है। तो इसमें चूंकि ये सदन में की गई घोषणा है, बजट में उसका प्रावधान है और उसके तहत वो निर्माण हो रहा है, तो दूसरी सरकार भी उसको रोका तो नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। महात्मा गांधी ने सेवाग्राम स्थापित की थी वर्धा में, उसी तर्ज पे इसका निर्माण किया गया है। तो ये किसी स्वेच्छा से आता नहीं है, मैं केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता। तो वो बहुत उत्तेजित हो गए। वो अजय चंद्राकर जी के साथ बहुत दिक्कत है। वो किसी के क्वेश्चन में कोई बोलता रहे, वो बीच में खड़े होके टोक लें तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो बोल रहे हैं, उसका क्वेश्चन हो, यदि कोई दूसरा उसमें इंटरफियर करे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। विभिन्न गांवों में जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये वर्ग संघर्ष का ही एक स्वरूप है। तो जो काम माओवाद न कर सका वो इस धर्मांतरण मतांतरण के विषय ने कर दिया है। जो भी है स्वेच्छा से कोई हो तो करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं। और पहले सजा भी 1 वर्ष का था, अब तो कठोरतम सजाएं हैं इस पे। ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में कई विशेष मुद्दे गूंजे हैं और कई गंभीर विषयों को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय था वो चंद्राकर और भूपेश बघेल के बीच हुई बहस को लेकर था। वहीं भूपेश बघेल के भी कई आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पुष्पेंद्र उपाध्याय, भाजपा प्रवक्ता हैं, रिंकी पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं और रमेश पांडे जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का नादी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो वही मैं सबसे पहले कांग्रेस से सवाल लेना चाहूंगी। माफ कीजिए रिंकी जी, जो कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का कहना है कि कई विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार जो है आरोपों से बचना चाह रही है, आरोपों के जवाब नहीं देना चाह रही, लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से विभिन्न विषयों को उठाकर उनसे जवाब तलब करने की कोशिश भी की जाती है और इसी को लेकर सदन में आज बहस भी देखने को मिली है। जी देखिए, ये वापस तो आवाज आ रही है, थोड़ा देख लीजिएगा जी। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं रिंकी जी? जी जी ठीक है। देखिए, अभी हम जो है जनता के मुद्दे लेकर के जा रहे हैं सदन में और विधानसभा में हम उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार उनके सवालों को हम इनसे पूछना चाह रहे हैं जो काफी समय से लंबित है। तो ये कोई गलत तो नहीं है। आखिर हम सवाल किसका कर रहे हैं? अपना पर्सनल तो नहीं कर रहे हैं।
जनता का ही सवाल कर रहे हैं। 2.5 साल हो गए इनकी सरकार को, तो ये अधिकार तो इतना बनता है कि हम जो सवाल इनसे कर रहे हैं भाई इनका जवाब, उसका जवाब तो इनको देना चाहिए। जब भी कांग्रेस इन लोगों से सवाल करती है तो ये अपने सवालों से बचने के लिए ये सारा आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगा देते और अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। अब बताइए कि क्या सवाल पूछने के लिए जनता को सड़क पर ही आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा? क्योंकि विधानसभा में भी सवाल पूछने पर उसका जवाब देने की बजाय उल्टा आरोप मढ़ा जाता है, बचा जाता है अपने सवालों से। जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रिंकी जी इसके सवाल जो इसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाते हैं, फर्जी ग्राम सभा का मुद्दा हो, सेवाग्राम का मुद्दा हो या इतिहास से लेकर कोई मुद्दा हो, उसको लेकर भी लगातार जो वर्तमान सरकार है उस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्याम। पल्लवी जी आपको और रिंकी पांडे जी को और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हैं, सभी को नमस्कार, जय श्याम। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में धर्मांतरण एक, अभी आप देखे होंगे पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर कार्यवाही कर रही है। इसके पहले कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण के मामले में बहुत हुए और कोई भी प्रभावी रोक नहीं लगी। 2018 से 23 में कांग्रेस की सरकार थी और हमेशा धर्मांतरण कांग्रेस की सरकार में बहुत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2025 लाई है और उसके तहत में पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद हो रहा है। अभी आप कांकेर की घटना देखे होंगे, पूरा समाज जाग गया है और बाकायदा वहां पर बोर्ड लगे हैं कि ईसाई मिशनरियों का प्रवेश निषेध है। ईसाई मिशनरी घूमने का वीजा लेके आते हैं और भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरित करते हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ में सबको रहने का अधिकार है पल्लवी जी, मगर धर्मांतरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। अभी आप देखे होंगे, मैं बताना चाहता हूं, सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं है। सनातन धर्म सूरज और चांद की तरह अमर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आदिवासी भाइयों की संस्कृति, उनके संस्कार की रक्षा करने के लिए प्रणबद्ध है और हम कानून लाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धर्मांतरण जैसे गंभीर मामलों पर बहुत ही गंभीरता से काम हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, महादेव सत्ता एक्ट की जो बात हो रही थी, पुष्पेंद्र जी, यदि धर्मांतरण से भी इतर देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं और आदिवासी हितैषी मानी जाती है प्रदेश की सरकार। आदिवासियों के लिए लगातार उनके हित में जो है फैसले लिए जाते हैं, लेकिन एक और मुद्दा गूंजा है सदन में, जहां वन क्षेत्र में तालाबों पर आदिवासियों से टैक्स वसूलने की बात की जा रही थी, जिसकी नीति में बदलाव की बात भी हालांकि मंत्री की ओर से कही गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी सरकार है, आदिवासियों के साथ में खड़ी है और आदिवासियों की रक्षा के लिए खड़ी है। हमेशा कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, अनाचार किया है, दुराचार किया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दे पूरे छत्तीसगढ़ से खत्म हो रहे हैं और हमारा समाज जाग रहा है। चाहे अपन आदिवासी समाज की बात करें, साहू समाज की बात करें, कुर्मी समाज की बात करें, सभी के प्रमुख जाग रहे हैं पल्लवी जी, और सभी लोगों ने बोला है हमारे समाज में धर्मांतरण नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति धर्मांतरित होता है तो जाकर चर्च में या जहां पे भी होगा वहां पे अपना अंतिम संस्कार करेगा। हिंदू अपनी एक भी इंच जमीन नहीं देगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पूरी तरह से बंद होगा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद होगा। पूरी समस्या की जड़ तो कांग्रेस है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, पत्थरबाज खत्म, कांग्रेस खत्म, घुसपैठिए खत्म, कांग्रेस खत्म, नक्सलवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, छत्तीसगढ़ की पूरी समस्या खत्म। पल्लवी जी, समस्या कांग्रेस है और कोई समस्या नहीं है। दूसरी मैं आपको बताऊं, महादेव सट्टा ऐप की बात हो रही थी। महादेव सट्टा ऐप में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच किसी को भी नहीं छोड़ रही है। आरोपी कितना भी बड़ा हो पल्लवी जी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए समान है।
महादेव ऐप का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय था। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, इसका ऑपरेशन दुबई समेत कई जगह से चल रहा था। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां जांच कर रही हैं। कार्यवाही अभी जारी है। आपको बताऊं, महादेव सट्टा ऐप 2013 में चालू हुआ था और हमेशा कांग्रेस शासन काल में जो है ना ये ऐप चालू हुआ था और कांग्रेस के लोग उसमें आरोप सिद्ध हुआ है कांग्रेस के लोगों के ऊपर। अब क्या हुआ, कांग्रेस जो अपना बचाव कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है। हमेशा जो है अपना जो दुष्कर्म है उसको छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक करती है। हाँ, अभी कांग्रेस की ही तो सरकार है, अभी कांग्रेस की सरकार है ना। महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ जो है वो कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ ही धर्मांतरण के जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही और कई मामले हैं, जैसे कि सदन में जिन पर आज चर्चा हुई उसकी बात कर लेते हैं। फर्जी ग्राम सभा, सेवाग्राम प्रोजेक्ट, मछुआ नीति, खाद आवंटन और खाद आवंटन को लेकर ज्यादा विरोधाभास की जो बातें सामने आ रही हैं वो देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराया गया है प्रदेश को, लेकिन उसके बावजूद भी खाद में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी करती हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं पल्लवी जी, कहीं पे खाद की कोई समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए किसी एक जिले में समस्या है तो पूरे राज्य को उसके साथ जोड़ना ये गलत है। पूरी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां पे इस प्रकार की समस्या होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूर किया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी एक स्थान को लेकर आप पूरे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, ये गलत है। हमेशा कांग्रेस की यही रीति और नीति रही है, उसी का परिणाम है। देखिए, कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। आप देखिए ना, हमेशा कांग्रेस का यही रवैया। आप अपने बारे में बताइए ना, आप अपने बारे में कम कांग्रेस का नाम ज्यादा ले रहे हैं। अरे सुनिए तो कांग्रेस का नाम लिए बिना आपका काम नहीं चलता। आप अपनी उपलब्धियां बताइए, अपनी उपलब्धियां गिनाइए। अभी आपकी सरकार चल रही है, अपनी उपलब्धियां बताइए आप कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। झूठे वादे आप सुनने के लिए तैयार नहीं। पुष्पेंद्र जी की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं, आप उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी, हम एक एक कर चर्चा करेंगे। सरकार में 5 बड़े-बड़े घोटाले हुए, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव ऐप घोटाला आपकी सरकार की देन है, पीएससी घोटाला, ये सब आपकी सरकार की देन है। तभी जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहेंगे, हमारे पास कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले मैं रमेश जी के पास जाना चाहूंगी, जिनसे हम जानना चाहेंगे। रमेश जी, आज सदन में कई मुद्दे गूंजे हैं, कई मुद्दे हैं फर्जी ग्राम सभा को लेकर, सेवा ग्राम प्रोजेक्ट को लेकर, मछुआ नीति, खाद आवंटन और इसके साथ ही ऐतिहासिक बालाजुन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर भी जो आज सदन में बात हुई है। कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं, तीखी बहस भी इस दौरान देखने को मिली है। आप इन सभी मुद्दों को जो उठाया जा रहा है उनको किस तरह से देखते हैं और इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे दोनों वरिष्ठ साथी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, पर आज मैं विधानसभा में मौजूद था और पूरी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 3 प्रमुख मुद्दे गूंजे, जिस पर कई मुद्दों पे नोकझोंक भी हुई। उसमें पहला मुद्दा रहा मत्स्य आखेट के पालन में भेदभाव का। दूसरा मुद्दा रहा उर्वरक आवंटन का और तीसरा मुद्दा रहा सेवाग्राम और ग्राम सभा के फर्जी पट्टे, इन सब के आवंटन का, जिसे लेकर के अजय चंद्राकर और भूपेश बघेल जी के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो लेकिन जो बातें पब्लिक में जा रही या जो बातें हमारे प्रवक्ता साथियों को है, मेरे ख्याल से सही बातें उनकी जानकारी में नहीं है। मैं आपको क्रमशः एक एक करके बताता हूँ। पहला है मत्स्य आखेट का मुद्दा, जिसमें ये आरोप लगाया गया, कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया कि जो मछुआ की नीति है उसमें जो मछुआ समाज के लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है और उनको सही ढंग से तालाबों का आवंटन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आदिवासियों के क्षेत्र में चरणदास महंत जी ने, नेता प्रतिपक्ष जो है, उन्होंने कहा कि आदिवासियों के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के लोगों को
नीति में आवंटित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस पर मंत्री ने तो जवाब दिया ही, रामविचार नेताम जी ने। अजय चंद्राकर जी ने एक बात रखी कि ये जो मछुआ नीति आई है 2020 की है, जो अभी चालू है, और उस मछुआ नीति को कांग्रेस के सरकार में लाई गई थी, और मछुआ नीति में ये संशोधन कर दिया गया था कि जो वन का क्षेत्र है या जितने मछुआ से उत्पादन से जुड़े तालाब हैं, उनको नीलामी करने में, आवंटन करने में समितियों को और किसी कंपनी को और किसी सोसाइटी को दिया जा सकता है। ऐसा 2020 में संशोधन करके लाया गया, जबकि इसके पूर्ववर्ती सरकार में जो मछुआ नीति थी उसमें समुदाय आधारित थी कि वो उस समुदाय के वहां के स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार में जो नीति आई उसमें ये हुआ कि स्थानीय समुदाय के अलावा वहां बाहर के लोगों को भी आवंटन किया जाने लगा। ये बातें मूल रूप से गूंजी, जिस पर रामविचार नेताम जी जो मंत्री हैं उन्होंने ये आश्वस्त किया कि आने वाले समय में जल्द ही वो नई मछुआ नीति ला रहे हैं, जिसमें इन सब सारी विसंगतियों को संशोधित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने भी यही मांग की कि ये जो क्लास है उसको दूसरे लोगों के लाने का, ये इस नई संशोधन नीति में हटा दिया जाए। ये मूल विषय रहा। दूसरा विषय खाद्य उर्वरक का रहा। उर्वरक का मुद्दा कांग्रेस के विधायक दलेश्वर साहू ने उठाया। उन्होंने ये मुद्दा उठाया, खाद की कमी का कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि आदिवासी क्षेत्र में जो समितियां हैं उनको जरूरत से ज्यादा, जहां 1 बोरी की जरूरत है वहां 5 बोरी दे दी गई है, जहां 10 बोरी की जरूरत है वहां 25 बोरी, मतलब उनको ज्यादा आवंटित कर दिया गया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। तो इसके जवाब में मंत्री जी ने कहा, रामविचार नेताम जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में आदिवासी प्राथमिकता में है, इसलिए हम उनको जरूरत से ज्यादा उर्वरक मुहैया करा रहे हैं, ताकि पहले इन क्षेत्रों में उर्वरक सही ढंग से नहीं पर्याप्त मात्रा में पहुंच पा रही थी, इसलिए उन्होंने उर्वरक का जो आवंटन किया है उन क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा किया है। तीसरा विषय रहा सेवाग्राम का और ग्राम सभा में फर्जी पट्टे का। तो माननीय भूपेश बघेल जी की जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम बनाने का प्रस्ताव हुआ और उसमें 194 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें 190 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब उस 190 करोड़ जो जनता का पैसा खर्च किया गया, उसका आउटकम क्या आया या वो बेकार चला गया, इस सवाल को खड़ा करते हुए अजय चंद्राकर जी ने सवाल खड़ा किया और जवाब देना था ओपी चौधरी जो इस संबंध में मंत्री हैं। तो उनका, अजय चंद्राकर का एक आरोप रहा कि इस तरह से जनता के धनराशि को, पब्लिक सेक्टर की मनी को हम इस तरह से किसी एक व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए या एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए जिसमें कोई आउटकम न हो, हम ऐसा कैसे खर्च कर सकते हैं। यह जो हमारी बजट नीति है उसके खिलाफ है। इसमें संशोधन करने की उन्होंने मांग की कि ताकि भविष्य में जो भी चाहे जो भी सरकार आए इस तरह से गलत धन का उपयोग न कर सके। इस पर भूपेश बघेल जी ने आसंदी की अनुमति लेकर के कुछ अपना पक्ष रखना चाहा, जिसे लेकर के अजय चंद्राकर जी ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल से कहा कि आप इस पर स्पष्टीकरण क्यों देना चाहते हैं। सवाल मैं मंत्री से पूछ रहा हूँ, स्पष्टीकरण आप क्यों दे रहे हैं। इसी बात को लेकर के दोनों लोगों में थोड़ा ऊंची आवाज में नोक झोंक हुई, लेकिन आसंदी के समझाइश पर दोनों तरफ का मामला शांत हुआ और इस पर मंत्री ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि इस बात जो पब्लिक मनी होती है, पब्लिक सेक्टर का धनराशि होती है, उसको हम अगर उपयोग करते हैं तो बजट का नीति में ये प्राविधान है कि उसका आउटकम देखा जाएगा। अगर हम 190 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो आउटकम क्या आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरह से गलत दुरुपयोग न हो सके और जो धनराशि उपयोग में ला दी गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है, उससे अच्छा आउटकम आए, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। ये 3 मुद्दे प्रमुख रूप से गूंजे। एक और मामला था तिल्दा थाना क्षेत्र का, जिसमें ये ग्राम सभा में फर्जी पट्टे का था, जिस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी उनके पास जो पर्यावरण की एनओसी के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। जब तक पर्यावरण की एनओसी नहीं मिल जाती तब तक
वहाँ किसी भी प्रकार के उद्योग का क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा। इस पर फर्जी ग्राम सभा के फर्जी पट्टे होने की बात भी पुष्टि हुई है जांच में, और इस पर एफआईआर भी करा दी गई है। ये 3 प्रमुख मुद्दे आज विधानसभा में गूंजे और उसकी सच्चाई यही रही। जी बिल्कुल रमेश जी, और वही मैं इस सब पर एक सवाल रिंकी जी से लेना चाहूंगी। रिंकी जी, ये जो फर्जी ग्राम सभा का ये मुद्दा उठाया गया है आज सदन में, ये मुद्दा आज का नहीं है, इससे पहले भी ये मुद्दा उठाया जा चुका है। जब भूपेश बघेल की सरकार थी, फर्जी ग्राम सभा को लेकर कई जो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है वो उनके समक्ष पहुंचे थे, जहां राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया था, जांच की बात कही गई थी, लेकिन जांच आज तक नहीं कराई गई है। आज सरकार बीजेपी की है तो आज तक नहीं कराई गई, तो बीजेपी को कराना चाहिए इसका जांच। अगर इस तरीके का कोई बात अगर आता है तो जब सबसे पहले जब मामला सामने आया था तब भूपेश बघेल की सरकार थी ना, तब तो शुरू कराई जा सकती थी, शुरू भी क्यों नहीं कराई गई? माना अभी सत्ता पक्ष जो है वो बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी की सरकार है और हमारा हक बनता है कि हम बीजेपी सरकार से सवाल करें, लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और तब उनका भी दायित्व बनता है कि उसको लेकर वे जवाब दे। जी मैं जवाब दे रही हूँ कि देखिए, जिस टाइम पे ये मुद्दा उठा था उस टाइम पे भूपेश बघेल जी ने सीधे तौर पे कहा था जाएगा और उस पर जांच होगी आगे, लेकिन आगे जांच की प्रक्रिया चालू हो रही थी, उसके पहले ही हमारी सरकार बदल गई, और जब सरकार बदल गई तो अब बीजेपी की सरकार है। जिस प्रकार से जिस सेवाग्राम की नींव जो रखी गई वो कांग्रेस सरकार में रखी गई, अभी बीजेपी की सरकार है तो वो अपनी उपलब्धि गिना रही है। उसी प्रकार से हर जो मुद्दा जिस टाइम पे आया उसमें ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया गया, उस पर बाकायदा कोई ना कोई प्रक्रिया जरूर हुई। उसके बाद आज अगर बीजेपी की सरकार है तो वो अपनी उपलब्धि गिना रही है। धर्मांतरण पर भी इन्होंने बड़ा बड़ा बखान दिया है अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने। मैं बता दूं कि कांग्रेस कभी इसके खिलाफ नहीं रही, कांग्रेस का रुख लेकिन एकदम कड़ा रहा। कांग्रेस का सीधा यह कहना है कि कोई लालच देकर के या कोई जबरदस्ती अगर धर्मांतरण कराता है तो उस पर कानून अपना कार्यवाही करे, उसको कभी नहीं रोका गया है। हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति को डराने और परेशान करने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बस। और जहां तक बात मैं इसकी महादेव सट्टा एक्ट की करूँ ना, तो जांच प्रक्रिया चल रही है। अभी बीजेपी के भी कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने संरक्षण दिया होगा। अभी तक तो जब तक बीजेपी के व्यक्ति का नाम नहीं आया था तब तक ये लोग कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाते जा रहे थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर रिंकी जी, कार्रवाई तो जारी है लगातार, लेकिन अपराधियों को हम परिभाषित नहीं कर सकते बीजेपी या कांग्रेस, और कार्रवाई जब तक जारी है और जांच जब तक जारी है तब तक हमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लगातार जांच जारी है, लेकिन अब फिलहाल के लिए हमें समय की बाध्यता के चलते चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार कई मामले हैं जो कि विधानसभा मानसून सत्र में उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के अलावा कुछ विशेष मुद्दे आज ऐसे उठाए गए जिनकी उम्मीद शायद नहीं थी, लेकिन ना कहीं सत्ता पक्ष ने भी इसका करारा जवाब दिया है, और कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान और कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं और सत्ता पक्ष का इस पर क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।